Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any Yes, problem ma'am. regarding yesterday's topic, you can ask me. कल जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो भी आप पूछ सकते हैं. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, ma'am. Okay. Establishing the new democracy 1949 to 65. अब नई डेमोक्रेसी जो है जनतंत्र ये लोग स्टैब्लिश कर रहे थे. ये इन्होंने 1949 से 65 के दौरान हुआ है. The People's Republic of China government was established in 1949. People's Republic of China की जो गवर्नमेंट थी वो स्टैब्लिश हुई थी 1949 में. It was based on the principles of the new democracy and an alliance of all social classes, unlike the dictatorship of the proletariat that the Soviet Union said it had established. अब क्या हुआ था, यहाँ पर ये लोग अपनी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है. और ये जो टर्म है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, ये दी थी कार्ल मार्क्स ने. ठीक है. जिस पे स्पेशली फोकस किया गया था उस वर्किंग क्लास पे जो गवर्नमेंट को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी. ठीक है. और एक तरीके से जो डिक्टेटरशिप है उसको हटाएगी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी और डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करेगी. तो यहाँ पर ये जो न्यू डेमोक्रेसी आ रही थी उसमें कई सारी क्लासेस इंक्लूडेड थी. ठीक है. सोवियत यूनियन ने जैसे ये स्टैब्लिश करी थी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, ठीक है, उससे हट करके थी. क्रिटिकल एरियाज ऑफ द इकोनॉमी वर पुट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड प्राइवेट एंटरप्राइज एंड प्राइवेट ओनरशिप. क्रिटिकल एरियाज जो हैं वो इकोनॉमी के अंदर डाले गए थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में डाले गए थे. प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड वर ग्रेजुअली एंडेड. जो धीरे धीरे जो ये प्राइवेट एंटरप्राइज और प्राइवेट ओनरशिप हुआ करती थी, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज थी, जो प्राइवेट अपने बड़े बड़े लैंड थे उनके, वो धीरे धीरे ख़त्म करी जा रही थी और उन सबको गवर्नमेंट के कंट्रोल में डाला जा रहा था. This program lasted till 1953 when the government declared that it would launch a program of socialist transformation. ये प्रोग्राम 1953 तक चला था जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि वो एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जो उनके अंदर क्या लाएगा, सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा. ठीक है. The Great Leap Forward movement, launched in 1958, was a policy to galvanize the country to industrialize rapidly. अब एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट भी चालू किया गया था. यहाँ पे ये नाम है इन मूवमेंट और इन प्रोग्राम्स के. ठीक है. यहाँ पे नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट. ये लॉन्च हुआ था 1958 के तहत और यहाँ पे पॉलिसी लाई गई थी जिसमें ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाह रहे थे कंट्री के अंदर अच्छी रेट पे. People were encouraged to set up steel furnaces in their backyards. और लोग बाग जो हैं वो कई सारी स्टील फर्नेसेस यानी स्टील की भट्टियां जो हैं वो लगा रहे थे अपने बैकयार्ड्स के अंदर, अपने घरों के पीछे ही. ठीक है. In the rural areas, people communes where land would be collectively owned and cultivated. लैंड वुड बी कल्टिवेटेड वर स्टार्टेड. अब क्या हुआ था, लोग बाग रूरल एरियाज़ यानी गांव के एरियाज़ में लोग बाग इकट्ठे होते थे उस एरिया पे जहाँ पे लोग बाग साथ में इकट्ठा खरीदते थे और उस पर साथ में ही खेती बाड़ी किया करते थे. वो चीज़ भी इनके यहाँ पे शुरू हो गई थी. 1958 के तहत there were 26,000 communes covering 98% of the farm population. 1958 तक आते आते यहाँ पर 26,000 communes हो गए थे जो करीब कवर कर रहे थे 98% जो फार्म पॉपुलेशन थी उसको. यानी कि यहाँ पर लोगों ने काफ़ी अच्छा एक इस्टेब्लिश कर लिया था अपनी एग्रीकल्चर उसमें सेक्टर को देखते हुए जाएं तो.
माओ वॉज एबल टू मोबिलाइज द मासेस टू अटेन द गोल्स सेट बाय द पार्टी। और माओ जो है वो इस लायक थे, इतने प्रोमिनेंट लीडर रहे कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ में ले लिया था और उनको ये एक तरीके से इस लायक कर लिया था, मेंटली प्रिपेयर कर दिया था कि उनको अपने गोल्स जो हैं उनको अचीव करने ही हैं। जो पार्टी ने उनकी गोल सेट करे थे वो उनको अचीव करने हैं, उसके लिए उनका साथ ज़रूरी था। तो उसके लिए उन लोगों ने माओ का सपोर्ट किया और माओ ने उनको इस तरीके से गाइड किया कि वो अपने गोल्स, पार्टी के गोल्स को भी अचीव करवा पाए। His concern was with the creating a socialist man who would have five loves: fatherland, people, labor, science and public property. उनका कंसर्न ये था कि हमें एक ऐसा सोशलिस्ट मैन, सामाजिक व्यक्ति जो है वो क्रिएट करना है हमारे जो ये कंट्री है इसके अंदर, जहाँ पे उसके सिर्फ 5 प्रायोरिटीज होनी चाहिए: फादरलैंड, ठीक है, पीपल, लेबर, साइंस और पब्लिक प्रॉपर्टी। ये 5 प्रायोरिटीज होनी चाहिए सोशलिस्ट मैन की। ओके कशिश, अब देखिए, अब दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस Yes. मैम। कशिश को क्लियर नहीं हो रहा था। कशिश दिख रहा है अब आपको? कशिश स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? यस मैम, आ गई। ओके कूल। अब जो इनके सोशलिस्ट मैन की जो एक चीज़ थी उसमें ये क्या चाह रहे थे कि हमारे यहाँ पर बेसिकली किस चीज़ को बढ़ावा मिले, जो तरीका है इनका फॉलो अप करने का कि एक सही आदमी जो है करें। एक होता है ना कि हमारे यहाँ जैसे इंडिया के अंदर आज़ादी मिल गई है तो एक अच्छे सिविलाइज्ड मैन की निशानी क्या होगी, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसका काम होना चाहिए, उस तरीके से उसको मोल्ड किया जाता है, गाइडलाइन दी जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी इन्होंने एक सोशलिस्ट मैन की कैटेगरी जो है निकाली थी जिसमें ये चाह रहे थे कि उसकी 5 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए: फादरलैंड, पीपल, labor, science or public property. Mass organizations were created for farmers, women, students and other groups. अब mass organization create किया गया था जहाँ पे इकट्ठे होते थे लोग बाग, जैसे farmers, women, students और बाकी जो groups हुआ करते थे वो सब। For instance, the All China Democratic Women's Federation had 76 million members. अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये मास ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका ये एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें पहला है ऑल चाइना डेमोक्रेटिक विमेन फेडरेशन, इसके अंदर 76 मिलियन मेंबर्स थे। ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन, इसके अंदर 3.29 मिलियन मेंबर्स थे। ठीक है, These objectives and methods did not appeal to everyone in the party. अब इनके द्वारा जो ये objectives और methods जो हैं वो जो mention किए गए थे वो हर कोई उससे agree नहीं करता था पार्टी के अंदर पे। In 1953 and 54, some were urging for more attention to industrial organization and economic growth. अब कुछ लोग पार्टी के अंदर ही जो थे इनकी, वो लोग इनकी objectives और इनके methods से satisfy नहीं थे, ठीक है, वो agree भी नहीं कर रहे थे। तो 1953 और 54 के अंदर कुछ लोगों ने इनके सामने पॉइंट रखा कि आपको ज़्यादा ध्यान इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन पे देना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ पे देना चाहिए। लियो शाओशी 1896 to 1969 and Deng Xiaoping 1904 to 97 tried to modify the commune system as it was not working efficiently. अब दो ये जो लोग आए हैं इन्होंने कोशिश करी थी इस कम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने की, ठीक है, मॉडिफाई करने की, क्योंकि ये जो पहले का कम्यून सिस्टम था वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था, इसलिए इन्होंने इन दो लोगों ने कोशिश करी उसको मॉडिफाई, कस्टमाइज करने की। द स्टील प्रोड्यूस्ड इन द बैकयार्ड फर्नेसेस वाज अनयूजेबल इंडस्ट्रियली। अब जो स्टील जो बनाया जा रहा था लोगों के बैकयार्ड फर्नेसेस में वो इंडस्ट्रियली पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो रहा था, वो अनयूजेबल पड़ा था। ठीक है, अब है कन्फ्लिक्टिंग विजन्स 1965 to 78।
द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द माओइस्ट, अब जो माओ के फॉलोअर्स थे उनको बोला गया माओइस्ट, वांटिंग टू क्रिएट अ सोशलिस्ट मैन, and those who objected to his emphasis on ideology rather than expertise, culminated in Mao launching the Great Proletarian Culture Revolution in 1965 to counter his critics. अब conflicting विजन्स आप नाम से ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो रहा है। जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था, माओ माओ के जो फॉलोअर्स थे वो मान रहे थे कि सोशलिस्ट मैन क्रिएट करने चाहिए हमें सोसाइटी के अंदर, जिसकी 5 प्रायोरिटीज होनी चाहिए। और वहीं दूसरे जो लोग थे वो चाह रहे थे कि ये गलत है, जो प्रोलिटेरियन चीज़ ये चला रहे हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन जो ला रहे हैं ये सही नहीं है, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे वो लोग। और वो लोग चाह रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट देना चाहिए आपको, और इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बजाय ये सोशलिस्ट मैन के। ठीक है, तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था 1965 के दौरान। ठीक है, द रेड गार्ड्स मेनली स्टूडेंट्स एंड द आर्मी वाज यूज्ड फॉर अ कैंपेन अगेंस्ट ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स एंड ओल्ड हैबिट्स। अब रेड गार्ड्स और बेसिकली उसके अंदर थे स्टूडेंट्स और आर्मी, ये लोग इन्वॉल्व हो गए थे, ये कैंपेन चला रहे थे जो पुराना कल्चर था उसके खिलाफ, पुराने कस्टम्स थे उसके खिलाफ, और जो पुरानी आदतें थी उसके खिलाफ। Students and professionals were sent to the countryside to learn from masses. Students और professionals को भेजा जाता था गांव के एरिया में। कंट्री साइड जो है बाहर के देशों में उसका मतलब ही विलेज होता है। कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ को लेके, अगर कंट्री साइड लिखा आ जाए तो ये नहीं सोचना कि कंट्री के साइड में कोई जगह है, नहीं, इसका मतलब होता है गांव का रूरल एरिया। वहाँ पर कई सारे लोगों को भेजा जाता था समझने के लिए जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनको। ठीक है, वर सेंट टू कंट्री साइड टू लर्न फ्रॉम द मासेस, वहाँ के मासेस से उनसे सीखने के लिए भेजा जाता था। आइडियोलॉजी बीइंग कम्युनिस्ट वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज। आइडियोलॉजी जो है यानी कि कम्युनिस्ट अगर आप हैं तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनका मानना ये था कि अगर आप कम्युनिस्ट हैं तो आपको प्रोफेशनल कम्युनिस्ट मतलब सॉरी आइडियोलॉजी आपको समझनी होगी, नॉलेज आपको समझनी होगी, भले आप प्रोफेशनली नॉलेज आपके पास इतनी नहीं हो तो। डिनंसिएशंस एंड स्लोगन्स रिप्लेस्ड रैशनल डिबेट। अब क्या हुआ था यहाँ पे, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, चीज़ों के खिलाफ जा रहे थे, स्टूडेंट्स और आर्मी जो है वो चीज़ें हो रही थी तो ये स्लोगन्स दे रहे थे और नारे लगा रहे थे। ठीक है, या निंदा कर रहे थे किसी भी चीज़ की। ठीक है, दोष भी कर रहे थे, मतलब दोष लगा रहे थे, तो ये इससे क्या हुआ, कई सारे वहां पर डिबेट्स होने लगे। अब जैसे कोई भी चीज देश के अंदर होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उस जगह को लेकर के कई सारे लोग जो हैं कोई भी इवेंट हुआ तो उसमें कुछ सपोर्टर होते हैं, कुछ उसके खिलाफ जा करके उसकी निंदा भी करते हैं। तो ये जो स्लोगन्स और ये जो नारे लगा रहे थे उसकी क्या हो रही थी, वहां पर डिबेट चढ़ गया था, वाद विवाद हो रहा था लोगों के अंदर, कुछ सपोर्ट में थे और कुछ सपोर्ट में नहीं थे, कुछ अगेंस्ट में थे। अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am, it's clear. ओके, फिर है कल्चरल रेवोल्यूशन began a period of turmoil, weakened the party and several disrupted the economy and educational system. अब वहाँ पे कल्चर को लेके, क्योंकि ये स्टूडेंट आर्मी स्टूडेंट्स जो थे और आर्मी जो थी ये क्या कर रहे थे, ये पुराने जो ट्रेडिशन रहे हैं उसको उसके अगेंस्ट में जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, पार्टी बहुत कमज़ोर पड़ गई थी और कई सारे इकोनॉमिकल और इकोनॉमी और एजुकेशनल सिस्टम के अंदर भी एक डिस्टरबेंस आ गया था। ठीक है, एक बहुत उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया था। फ्रॉम द लेट 1960s द टाइड बिगेन टू टर्न। 1960 से जो है थोड़ी सी चीज़ें बदलने लगी। In 1975, the party once laid emphasis on great social discipline and the need to build an industrial economy so that China could become a power before the end of the century. अब जैसे कि 1960 से थोड़ी सी हवा बदली यानी कि चेंजेस आने लगे, तो 1975 के तहत पार्टी जो है उसने वापस से इम्पोर्टेंस दी ज़्यादा सोशल डिसिप्लिन पे, सामाजिक डिसिप्लिन पे। ठीक है, और उन्होंने एक
इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को उन्होंने वो इम्पोर्टेंस देना शुरू करा। जिस चीज़ को ये पहले डिनाई कर रहे थे, वही पार्टी अब इस चीज़ के लिए मान रही थी कि एक सामाजिक डिसिप्लिन के साथ साथ हमें ज़रूरत है एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को भी बिल्ड करने की, जिससे इस सेंचुरी के ख़त्म होते होते चाइना जो है वो एक पावरफुल हो जाए इस कॉन्टेक्स्ट में भी। ठीक है, फिर आए रिफॉर्म्स फ्रॉम 1978। इसके बाद में रिफॉर्म्स हुए, कुछ चेंजेस आए जो द कल्चरल रेवोल्यूशन वॉज फॉलोड बाय अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। अब कल्चरल रेवोल्यूशन जो चल रहा था, जो पहले इन लोगों ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था किसी भी तरीके से कि हमें ये नहीं करवाना है, ठीक है, उस तरीके से कई सारे यहाँ पर क्या हुए, मैन्यूवरिंग हुई, यानी कई सारे मूवमेंट्स जो हैं वो शुरू हुए, कई सारे चीज़ें शुरू हुई, पॉलिटिकल बेसिकली राजनीति से जुड़े चीज़ें जो है शुरू हुई। डेंग जाओपिंग kept party control strong while introducing a socialist market economy। अब ये जो डेंग थे, इन्होंने क्या पार्टी को कंट्रोल किया और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा इन्होंने सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। In 1978, the party declared its goal as the four modernizations। 1978 के अंदर पार्टी ने अपने नए गोल्स डिक्लेयर करे, जिसमें उन्होंने क्या किस कैटेगरी में डाला उसको, फोर मॉडर्नाइजेशन के तहत, जिसमें वो डेवलप करना चाहते थे टू डेवलप साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड डिफेंस। इन चार चीज़ों पे इनका मेन फोकस था। डिबेट वॉज अलाउड एज लॉन्ग एज द पार्टी वॉज नॉट क्वेश्चनड। डिबेट तभी तक अलाउ था, वाद विवाद आप तभी तक कर सकते थे जब तक कि आप पार्टी पर क्वेश्चन ना, सवाल नहीं उठाएं। In this new and liberating climate, as at the time of the May 4th movement 60 years earlier, there was an exciting explosion of new ideas। अब नई शुरुआत हुई थी, ठीक है, नया माहौल बना हुआ था। तो मे फोर्थ मूवमेंट जो है, जो कि 60 साल पहले हुआ था, ठीक है, वहाँ पर एक एक्साइटिंग एक्सप्लोजन हुआ आइडियाज़ का, यानी कि अब इनके नया माहौल शुरू हो गया था। तो वहाँ पर कई सारे लोग जो हैं खुल करके अपने आइडियाज़ और अपने विचार वहाँ पर रख रहे थे। ऑन 5th December 1978, a wall poster, the fifth modernization, proclaimed that without democracy the other modernization would come to nothing। 5 दिसंबर 1978 को क्या हुआ, एक वॉल पोस्टर लगाया गया और उस पर लिखा गया फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन। फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन यानी कि ये चार चीज़ें तो कर ही रहे थे, फोर मॉडर्नाइजेशन तो उन्होंने पहले इंक्लूड कर दी थी, ठीक है, अपनी पार्टी के एजेंडा के अंदर। अब ये लोग क्या इंक्लूड करना चाह रहे थे, लोग बाग किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बिना डेमोक्रेसी के ये बाकी के जितने भी हैं मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट्स ये बेकार हैं, इसलिए हमें चाहिए फिफ्थ मॉडर्नाइजेशन। ये इन लोगों का मानना था, ठीक है। It went on to criticize the CCP for not solving the problem of poverty and ending sexual exploitation, even citing cases of such abuse from within the party। अब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज यानी आलोचना होने लगी थी सीसीपी पार्टी जो थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी चाइना की, उसको लेकर के कि भाई ये जो बेसिक प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ पर, सबसे मेन प्रॉब्लम चल रही है गरीबी की और उसके बाद में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की, और जो कि जिसके इंसिडेंट्स, जिसके केसेस आपकी पार्टी के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं, उसको लेकर के ये लोग कुछ भी मेजर्स नहीं ले रहे, कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। These demands were suppressed। अब ये जो डिमांड्स थी उसको दबा दिया गया। बट इन 1989 on the 70th anniversary of the May 4th movement, many intellectuals called for a greater openness and end to an ossified dogmas। Su Shaozi। अब क्या हुआ था यहाँ पे 60th, ये जो लिखा हुआ है 60th May 4 60 years की एनिवर्सरी थी, ठीक है। तब यहाँ पे कई सारे आइडियाज शुरू हो गए थे क्योंकि नए लिबरेटिंग क्लाइमेट शुरू हो गया था। अब जब 70th एनिवर्सरी आई, ठीक है, इसी May 4th मूवमेंट की, ठीक है, 70 साल हो गए इसको, तो कई सारे इंटेलेक्चुअल्स ने इस चीज़ को लेकर के भी क्या करा, ओपन हुए और इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करी। जो इनकी पोवर्टी और जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था उसके लिए ये लोग कुछ डिग्निफाइड तरीके से करने लगे। Student demonstrators at Tiananmen Square in Beijing were brutally repressed। अब स्टूडेंट्स जो थे, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे चीज़ें, ये नाम है
टियानामेन स्क्वायर को, ठीक है, ये जो जगह है बीजिंग के अंदर, वहाँ पर उनको बहुत बुरी तरीके से क्रूअली दबाया गया। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि किस तरीके से इनको रोका गया चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने से। दिस वॉज स्ट्रांगली कंडेम्ड अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो इन्होंने इनको दबाया, रिप्रेस करा, उससे इनकी पूरे वर्ल्ड के अंदर निंदा हुई। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि अपने आज के प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो से अपन कंपेयर करें, तो अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ होती है, ठीक है, जिससे वो टेररिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऑफिशियली, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करते हैं और हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, हमने किसी को पनाह नहीं दे रखी, और सबको पता है दुनिया में कि सबसे ज़्यादा टेररिस्ट वहीं से निकलते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑफिशियली तो मानते नहीं है इस चीज़ को। और वो अपनी जो हरकतें हैं जो इंडिया को लेकर के हो, कि भाई इंडिया के ऊपर वो कई बार सीज फायर जो है उसका उल्लंघन करते हैं, वॉयलेट करते हैं उस चीज़ को, और भी कई चीज़ें होती हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज़ की निंदा पूरे वर्ल्ड में होती है, ठीक है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल दिया जाएगा आपको कि क्या हुआ था अभी कुछ समय पहले। पाकिस्तान को जो ये सारे इस्लामिक देश होते हैं ना, उनका एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें ये था कि इनको 1 बिलियन इनका कुछ अमाउंट था, वो इनको चुकाना था इस इस्लामिक उसमें जो उनकी जो लीडर्स हैं उनको। तो इसके पास तो पैसे हैं नहीं, पाकिस्तान के पास तो, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो चाइना ने इन पाकिस्तान को लोन दिया, ठीक है, तुम्हें चुकाने हैं तुम चुकाओ, और सऊदी अरेबिया जो है उसको चुकाने थे पाकिस्तान को, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि चाइना ने उससे साइन भी करवा लिए कि ठीक है आपको हम 1 बिलियन दे रहे हैं, लेकिन आपको लौटाने कितने पड़ेंगे, 200 बिलियन। तो ये आप चाइना का भी वो देख सकते हैं कि क्या लेवल है, और पाकिस्तान का लेवल तो सबको खैर पता ही है। तो इस चीज़ की पूरे वर्ल्ड में जो है काफ़ी इसको क्रिटिसिज्म भी मिला है। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे चाइना के अंदर पुराने ज़माने में जब इन्होंने रिप्रेस करने की कोशिश करी है, जब स्टूडेंट्स कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे थे, स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे वो स्क्वायर पे टियानामेन स्क्वायर पे कुछ कर रहे थे, तो उनको ब्रूटली हटाया गया था वहाँ से। तो इसके पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हुई थी, निंदा हुई थी। The post-reform period had seen the emergence of debates on ways to develop China. अब पोस्ट रिफॉर्म यानी रिफॉर्म होने के बाद में ये जो पीरियड चला था उसमें कई सारे डिबेट हुए हैं कि किस तरह चाइना को डेवलप किया जाए। द डोमिनेंट व्यू सपोर्टेड बाय द पार्टी इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड मार्केट। अब क्या हुआ है, डोमिनेंट व्यू ये था पार्टी का कि पॉलिटिकल कंट्रोल होना चाहिए, सब जगह इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मिलना चाहिए, आर्थिक लिबरलाइजेशन फ्रीडम मिलना चाहिए, और इंटीग्रेशन होना चाहिए इनटू द वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट के अंदर चाइना का भी एक प्रॉपर रोल प्ले होना चाहिए। Critics argue that increasing inequalities between social groups, between regions, and between men and women are creating social tensions and question the heavy emphasis on the market. अब क्योंकि ये मार्केट बेसिस पे भी अपने आप को डेवलप करना चाह रहे थे, तो जो आलोचक थे वहाँ पे, क्रिटिक्स थे, वो बोल रहे थे कि आपने जो ये इनक्वालिटी बढ़ा दी है अलग अलग सोशल ग्रुप्स को लेकर के, अलग अलग रीजन को लेकर के, मेन और वेमेन को लेकर के, इससे क्या हो रहा है, टेंशन्स क्रिएट हो रही है। और इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहा है कि ये मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। Finally, there is a growing revival of earlier so-called traditional ideas of Confucianism and arguments that China can build a modern society following its own tradition rather than simply copying the West. Finally, क्या हुआ, रिवाइवल हुआ। जो पहले इनका ट्रेडिशनल आइडियाज चल रहे थे उनको हटाया गया, और जो पहले इनका कन्फ्यूशनिज्म चल रहा था उसको हटाया गया। ठीक है, कि चाइना को सिर्फ एक मॉडर्न सोसाइटी बनाना है तो सिंपली वेस्ट को फॉलो करके नहीं बना सकता है, वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके बना सकते हैं एक मॉडर्न चाइना। ठीक है, अभी तक किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत आई है जो भी हमने अभी पढ़ा है तो आप पूछ सकते हैं। कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। दो बच्चों के जवाब आ गए हैं, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। यू कैन यूज़ योर चैट ऑप्शन फॉर दैट।
आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स, अपने जवाब। मैम सेकंड हाँ, मैम सेकंड लाइन है ना जो एंड ये creating social tension and question the heavy emphasis on the market, इसका मतलब क्या होगा मैम? ओके ओके। इसके अंदर ये है कि क्रिटिक्स वाली लाइन के बारे में पूछ रहा है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इंक्रीज इन इक्वालिटीज। यस मैम। हाँ, तो इसमें ये यस बोला जा मैम। रहा है बेटा कि जो आलोचक होते थे ना, जो कोई भी चीज होती थी तो वो क्वेश्चन उठाते थे, और ये लोग क्या चाह रहे थे कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर इनका भी कोई स्टैंड हो। हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी ये अपना रोल चाह रहे थे। तो तब आलोचक इनको बोल रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपने जो ये बढ़ती इतनी इनइक्वालिटी बढ़ा दी है, अलग अलग ग्रुप्स, क्योंकि एक कंट्री के अंदर अलग अलग ग्रुप्स तो होते ही हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन के लोग होते हैं, उनके बीच में इन्होंने इतनी इनइक्वालिटी बढ़ा दी थी कि, और मेन और विमेन के बीच में इन्होंने इतनी इनइक्वालिटी बढ़ा दी थी कि विमेन का ज़्यादा रोल प्ले था ही नहीं। और इनको जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि विमेन को सिर्फ एक पर्टिकुलर घर में रहना चाहिए, और घर ही जो है उनका एरिया है, वो ज़्यादा बाहर जा नहीं सकती और चीज़ें कर नहीं सकती। तो मैन और विमेन के बीच में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ा दी थी। इससे क्या हुआ था, सामाजिक टेंशन, यानी समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो गई थी, और ये एक क्वेश्चन रेस कर रहा था मार्केट के ऊपर। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था मार्केट के ऊपर कि आप मार्केट को स्मूथली चलाएंगे कैसे, जब आपके यहाँ के अंदरूनी इश्यूज इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आपके यहाँ पे मेन और वेमेन के अंदर आपने इतने डिफरेंसेस, इनइक्वालिटी कर दी है, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर इतनी इनइक्वालिटीज़ कर दी है, अलग अलग रीजन्स के अंदर इतनी इनइक्वालिटीज़ कर दी है। तो आप मार्केट को कैसे वर्ल्ड लेवल पे लेकर के जाएंगे, आपके ग्रुप डेवलपमेंट आएगा कैसे, ये चीज़ बोली जा रही है इसमें। अब समझ आया? ओके मैम। यस मैम। ओके। अब किसी और को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट मंडे से हम द स्टोरी ऑफ ताइवान शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ कंजर अप योर प्रॉब्लम्स फॉर मंडे सेशन। वील डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स ऑन मंडे। ओके, हैव अ नाइस वीकेंड अहेड मैम स्टूडेंट्स। मैम यस, मैम कल क्या हॉलीडे? या, वी हैव 5 days a week. ओके, कल हॉलीडे नहीं है ना मैम?